आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि हमारे पर्सनल फाइनेंसेस को किस तरीके से मैनेज करें, किस तरीके से हम अपने फंड्स को यूटिलाइज करें, कहां पे यूटिलाइज करें और किस तरीके से हम उसको इन्वेस्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हमें मिले और लाइफ टाइम हमें फाइनेंसेस की दिक्कत ना हो, पैसे की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए मैं आपको 7 तरीके बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले हमें अपना फाइनेंशियल गोल सेट करना चाहिए कि हमें लाइफ के अंदर क्या चीज़ अचीव करनी है, क्या चीज़ परचेज करनी है, कितने फंड्स अपने इमरजेंसी के लिए सेव करने हैं। जब भी हम अपनी ये फाइनेंशियल गोल सेट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम खुद को और अपनी फैमिली को मोटिवेट कर रहे हैं पैसे को सेव करने के लिए। दूसरी बात कि सेव मनी एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हम पैसे को सेव करना स्टार्ट करेंगे और इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, उतनी ज़्यादा और उतनी जल्दी हम लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग बनेंगे। हमें अपनी फैमिली के अंदर भी बच्चों को अर्ली एज के अंदर पैसे को सेव करना सिखाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम अपने बच्चे को एक ऐसी अपब्रिंगिंग दे रहे हैं जिससे वो लाइफ के अंदर सक्सेस बनेगा। एक चीज़ और है कि जितनी जल्दी हम इस पैसे को सेव करना स्टार्ट करेंगे, उतनी ज़्यादा तेज स्पीड से हमारा पैसा इंक्रीज होगा। इसके लिए एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझाने के लिए आइए सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ। आइए दोस्तों कि मैंने यहाँ पे पीपीएफ को इसमें चूज़ किया है, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% का है और मैं मान के चलता हूँ हर एक साल के अंदर मैं 1,50,000 रुपये इन्वेस्ट करूँगा और मेरी एज 40 ईयर है। तो 21 साल तक यानी मैं 60 साल तक जब यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा तो टोटल 21 ईयर्स के अंदर मैं कंट्रीब्यूशन करूँगा 31,50,000 रुपीज़। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 40 ईयर की एज में जब मैं इसको इन्वेस्ट करना स्टार्ट करूँगा तो 60 ईयर की एज तक आते आते ये 70,49,000 बन जाएगा। लेकिन इसके अपोजिट जब मैं एक अर्ली एज के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता हूं तो सेम कंडीशंस के अंदर मान लीजिए कि मैंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया 25 ईयर की एज में, तो जब मैं 60 ईयर की एज तक पहुंचूंगा तो वो मेरे पास इन्वेस्टमेंट टोटल एक्यूमुलेट होके हो जाएगा 2,36,58,956 रुपीज़। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने 25 ईयर से और 60 ईयर तक की एज तक टोटल कंट्रीब्यूशन मैंने किया है 54 लाख रुपीज़। और पहले जब मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना शुरू किया था 40 ईयर की एज में, तो तब मेरा कंट्रीब्यूशन था 31,50,000 रुपीज़, यानी अराउंड 23 लाख रुपीज़ का एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन करके अगले 15 सालों के अंदर मैंने अपनी जो मेच्योरिटी अमाउंट है उसको 70 लाख रुपीज़ से बढ़ा के 2,36 लाख रुपीज़ कर दिया। इसको कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। क्यों? क्योंकि अगले 15 साल तक जितनी भी रिटर्न्स मुझे अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलनी थी वो रेगुलरली कंपाउंड हो रही थी। इस कंपाउंडिंग की वजह से वो अमाउंट 70 लाख रुपीज़ से बढ़ के 2,36 लाख रुपीज़ हो गई। इसलिए मैं बोलता हूँ साथियों कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें एज अर्ली एज पॉसिबल करें। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, मेक एनालिसिस वेयर यू स्पेंड द मनी। हम अपने हर महीने की खर्चे के लिए एक बजट बनाएं और उस बजट के अकॉर्डिंग अपने खर्चे को करते रहें। बेशक हमारी सोर्स ऑफ अर्निंग बेशक सैलरी से होती हो या बिजनेस से होती हो, बजट के अकॉर्डिंग चलना और बजट के अकॉर्डिंग खर्च करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए। अगर किसी महीने हम बजट से बाहर जाते हैं तो हम उसका एनालिसिस करें। अगर किसी महीने हमारा बजट कम हो गया है तो हम अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, बजाय इस चीज़ के कि जितना पैसा हमें सेव हुआ है उसको हम खर्च कर दें। अब इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है, कई बार क्या होता है कि हम अपने नेबर्स को, रिलेटिव को इम्प्रेस करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। लाइफ के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े खर्चे आते हैं, जैसे मैरिज करना, कंप्यूटर खरीदना, बाइक खरीदना, कार खरीदना, जबकि ये सारी चीज़ें कई बार हमारी कैपेसिटी से बाहर होती हैं, लेकिन फिर भी हम इन चीज़ों के ऊपर खर्च कर देते हैं ज़रूरत से ज़्यादा। बेशक उसके लिए हमें कोई पर्सनल लोन लेना पड़े या किसी से बोरो करने पड़े पैसे, लेकिन फिर भी हम खर्च करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे पर्सनल फाइनेंसेस को और घर के मैनेजमेंट को इतने खराब तरीके से बिगाड़ते हैं कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो साथियों, कभी भी शो ऑफ करने के लिए पैसे को स्पेंड मत कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कीप योर इन्वेस्टमेंट एंड पर्सनल रिलेशन सेपरेट। कई बार क्या होता है कि हमारा कोई दोस्त है, कोई रिलेटिव है, किसी ने LIC की एजेंसी ले ली, तो वो हमारे पास आता है। सबसे पहले कोई भी रिलेटिव कोई भी काम शुरू करता है, सबसे पहले वो फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को पकड़ता है। लेकिन आप एक बात को समझिए कि मान लीजिए कोई हमारा एक रिलेटिव किसी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का एजेंट बन गया, वो हमें एक पॉलिसी को सेव कर जाएगा, लेकिन क्या भरोसा कि वो 6 महीने बाद उस कंपनी को छोड़ के किसी दूसरी कंपनी के अंदर चला जाए जहां पे उसे अच्छी सैलरी और प्रमोशन मिले। लेकिन हम लोग तो 20 या 25 साल के लिए फंस गए ना उस पॉलिसी के अंदर।
तो जब भी हम कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करें, कोई पॉलिसीज परचेज करें, तो हम पहले उसको अच्छे से समझ लें कि हमें इस पॉलिसी के अंदर क्या रिटर्न मिलेगा और कितना रिटर्न मिलेगा और किस तरीके से ये पॉलिसी हमारे लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, डोंट मेक इन्वेस्टमेंट इन सोशल हाइप। कई बार क्या होता है कि हमारे आसपास जो भी लोग होते हैं, बेशक वो हमारे रिलेटिव हों, फ्रेंड्स हों या नेबर हों, बहुत बार लोगों को ना किसी शेयर के अंदर कुछ थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट हो गया या किसी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर ज्यादा प्रॉफिट हो गया, तो हम ये ना सोचें कि ये वाला शेयर, म्यूचुअल फंड या सिप बहुत अच्छा प्लान है या बहुत अच्छी पॉलिसीज है कि आने वाले टाइम के अंदर मुझे भी ये इसी तरीके से रिटर्न देगा। ये कोई जरूरी नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी कंपनी के अंदर कोई खास चीज हो गई जिसकी वजह से किसी को, अपने रिलेटिव्स को या किसी भी नियर डियर को कुछ स्पेशल प्रॉफिट हो गया, तो ऐसा नहीं है कि वो हर बार वो सेम शेयर उतना ही प्रॉफिट हमें देगा। जब भी हम किसी पॉलिसीज के अंदर, शेयर्स के अंदर, म्यूचुअल फंड या कोई सिप प्लान परचेज करें, तो पहले हम सारे उसके अप एंड डाउन को समझ लें, कंपनी की सिचुएशन को समझ लें। 7th पॉइंट आता है कि कीप एन इमरजेंसी फंड फॉर द फ्यूचर, ऑलवेज सेव समथिंग फॉर द रेनी डेज। मुसीबत भरे दिनों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ हमारे पास होना चाहिए। जितना भी हमारा मंथली खर्चा है उसका कम से कम 10 टाइम इमरजेंसी फंड हमारे पास होना ही होना चाहिए। क्या है कि मान लीजिए हमारा मंथली एक्सपेंसेस 50,000 रुपए का है, तो कम से कम 5 लाख रुपए ऐसे होने चाहिए जो लिक्विड फंड की शेप में ऑलवेज हमारे पास अवेलेबल हो। क्यों? क्योंकि लाइफ के अंदर कब अप्स एंड डाउन्स आएंगे नहीं पता चलता किसी को। तो कम से कम इस 10 टाइम यानी 5 लाख रुपए में से 1.5 से 2 लाख रुपए हमारे मंथली एक्सपेंसेस के लिए, बाकी जो स्पेयर फंड्स बचा 3 लाख रुपए या 3.5 लाख रुपए, ये किसी की मेडिकल रिक्वायरमेंट कोई आ जाए या किसी को बच्चे के एडमिशन की रिक्वायरमेंट आ जाए, ऑल ऑफ सडन कहीं फंड्स की रिक्वायरमेंट आ जाए, तो वहां के लिए भी हमारे पास कुछ फंड होने चाहिए। एक बात समझिए, जिसको ये पर्सनल फाइनेंसेस को मैनेज करना आ गया, वो लाइफ के अंदर कामयाब हो गया। और लाइफ के अंदर हम काम करते किस लिए है? काम हम इसलिए करते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, अपने आप को सेफ रखें, सिक्योर रखें, फैमिली को सेफ एंड सिक्योर रखें, और कभी भी हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तो दोस्तों, ये सारी चीजें मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आप इसको अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर इस्तेमाल कर सकें। और मेरी इन बातों से अगर किसी को थोड़ा सा भी फायदा होता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में कोई जरा सा भी डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर उसको लिखें, मैं श्योरली उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू दोस्तों।